दोस्तों, जुर्म की दुनिया में ऐसे कई नाम सामने आते हैं जो दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं और वारदातों को कुछ इस तरह से अंजाम देते हैं कि जो भी इनके बारे में देखे या सुने उसका दिल खौफ से भर जाए, उसका जहन दहशत के अंधेरे में कहीं गुम हो जाए। उनकी वहशी करतूतें किसी शैतान से कम नहीं होती है। ऐसे ही एक सीरियल किलर की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं जिसने दरिंदगी की सभी हदों को पार कर दिया था। उसने 14 मानव खोपड़ियों को पेड़ पर लटका कर रखा था, लेकिन क्यों इसने 14 लोगों को अपना निशाना बनाया? क्यों ये उनके दिमाग का सूप बनाकर पीता था? इसका नाम राजा कोलंदर किस तरह पड़ा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो को एंड तक देखें। इस केस फाइल की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, जहां शंकरगढ़ कस्बे में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। आपको बता दें, धीरेन्द्र सिंह हिंदी दैनिक अखबार आज के पत्रकार थे। उन्होंने अपने काम से अपनी एक अलग पहचान और इज्जत बनाई थी। सभी धीरेन्द्र को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अब क्योंकि ये पत्रकार थे तो काम के सिलसिले में इनका आना जाना बाहर लगा रहता था और इनके घर वाले भी इस बात को अच्छे से जानते थे कि धीरेन्द्र कभी भी अपना बैग उठाकर सफर के लिए चल देते हैं। हर रोज की तरह आज भी यानी 14 दिसंबर साल 2000 को धीरेन्द्र अपने काम पर जाने के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन शाम होने के बाद भी घर लौटकर नहीं आते हैं। ये देखकर उनकी पत्नी को उनकी फिक्र होने लगती है, पर वो ये सोचकर खुद को समझा लेती हैं कि शायद धीरेन्द्र आज ज्यादा बिजी हैं, इसलिए उन्हें आने में देर हो गई है। इसी तरह शाम से रात हो जाती है और रात से अगला दिन निकल आता है, पर धीरेन्द्र का कोई अता पता नहीं होता। उन्हें गायब हुए अब 2 दिन बीत चुके थे। इधर उनकी पत्नी उन्हें फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरेन्द्र से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाता, बल्कि उनका फोन स्विच ऑफ बताता है। ये देखकर उनकी पत्नी की टेंशन अब और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो अब खुद परिवार वालों के साथ मिलकर धीरेन्द्र को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। वो उनके बारे में अपने रिश्तेदारों से पूछती हैं, साथ ही धीरेन्द्र के दोस्तों को भी कॉल करती हैं, लेकिन सभी एक ही बात कहते हैं कि हमें नहीं पता धीरेन्द्र कहाँ है। उनके घर वाले उन्हें हर जगह पर ढूंढते हैं जहाँ वो जा सकते हैं, पर कहीं भी धीरेन्द्र का कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद आखिरकार घर वाले परेशान होकर 17 दिसंबर को इलाहाबाद के कीटगंज थाने में धीरेन्द्र सिंह की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेती है और बिना देर किए थाना कीटगंज में धीरेन्द्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और फिर उनकी तलाश में जुट जाती है। अब क्योंकि ये मामला पत्रकार का था तो देखते ही देखते ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है कि धीरेन्द्र लापता हो गए, जिस वजह से पुलिस पर भी उन्हें ढूंढने का प्रेशर बनने लगता है। इसके लिए पुलिस सबसे पहले उनके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाती है, जिसमें उन्हें इलाहाबाद के ही एक लैंडलाइन नंबर का फोन नंबर मिलता है, जिस पर धीरेन्द्र सिंह की लापता होने से पहले बात हुई थी, वो भी रात के करीब 12 बजे। ये कॉल धीरेन्द्र सिंह के मोबाइल से आखिरी कॉल थी। पुलिस को अब शक होने लगता है कि आखिर ये नंबर किसका है जिससे धीरेन्द्र सिंह की आखिरी बार बात हुई थी। पुलिस को लगता है कि हो ना हो इस नंबर से धीरेन्द्र सिंह के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता लग सकता है। इसलिए पुलिस ने जब इस नंबर के बारे में जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये नंबर इलाहाबाद की छिवकी में रहने वाली फूलन देवी नाम की महिला का है। इसलिए पुलिस की एक टीम अब छिवकी पहुंच जाती है और फूलन देवी से मिलती है, जो उस समय अपने क्षेत्र की जिला पंचायत की सदस्य थी और उसके पति का नाम था राम निरंजन। ये शंकरगढ़ इलाके का रहने वाला था और 90 के दौर में राम निरंजन नैनी में मौजूद सीओडी छिवकी में कर्मचारी था। पुलिस जब फूलन देवी के घर पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है कि क्या वो धीरेन्द्र सिंह नाम के किसी इंसान को जानती है, तो वो साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं इस नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानती हूँ। वहीं जब फूलन देवी के पति राम निरंजन से पुलिस इस मामले में पूछताछ करती है तो वो बताता है कि पत्रकार धीरेन्द्र सिंह से उसके काफी अच्छे रिश्ते हैं और उसने कुछ दिन पहले ही धीरेन्द्र से बात की क्योंकि वो उनका हालचाल जानना चाहता था। पुलिस उस दिन फूलन देवी और उसके पति का बयान लेकर अपने घर लौट तो जाती है, पर उनका शक फूलन देवी के परिवार पर गहरा हो जाता है और पुलिस धीरेन्द्र के विरोधियों और दुश्मनों के बारे में जानने की कोशिश करती है। इस दौरान पुलिस ने जब परिवार से पूछा कि क्या धीरेन्द्र की किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी थी, तो परिजनों ने सीधे तौर पर किसी पर आरोप नहीं लगाया, मगर इसी बीच धीरेन्द्र के घर वालों ने पुरानी रंजिश के चलते राम निरंजन कोल नाम के एक शख्स पर शक होने की बात कही। अब पुलिस को तो पहले से ही राम निरंजन और उसकी पत्नी पर शक था, लेकिन सबूत के तौर पर उनके हाथ खाली थे। पुलिस को बार बार एक ही सवाल परेशान कर रहा था कि इतनी रात को राम निरंजन ने धीरेन्द्र को फोन क्यों किया था। ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते उसने रात के 12 बजे ही उसे फोन कर दिया।
अब पुलिस के शक की सुई राम निरंजन और धीरेन्द्र सिंह के फोन कॉल पर आकर रुक जाती है। वही ध्यान देने वाली बात यह है कि घटना साल 2000 की थी और उस समय गांव में बिजली की समस्या हद से ज्यादा रहती थी। लोग बिना बिजली के ही अपने दिन का गुजारा करते थे और उस वक्त मोबाइल फोन का कम ही इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे। रात के 8 बजे ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता था। खासकर सर्दियों के मौसम में तो लोग घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते थे, जैसा कि आज भी हमें देखने को मिलता है। और ये बात भी सच है कि इसी मौसम में हद से ज्यादा केस होते हैं। वहीं धीरेन्द्र के घर वालों का बयान लेने के बाद पुलिस को भी अब राम निरंजन पर ही शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि धीरेन्द्र के गायब होने के पीछे इसी का हाथ है और ये पुलिस से कुछ न कुछ छुपा जरूर रहा है। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले राम निरंजन का बायोडेटा निकलवाया, जिससे ये पता चला कि राम निरंजन का असली नाम राजा कोलंदर है, जिसने 90 के दशक में ही जुर्म की राह पकड़ ली थी। पुलिस ने जब राजा कोलंदर का पुराना डेटा चेक किया तो पता चला कि उसका नाम एक मर्डर केस में भी जुड़ चुका है। दरअसल साल 1998 में मुंडेरा मोहल्ले में एक युवक टीवी वीसीआर किराए पर चलाता था, जिसे कुछ लोगों द्वारा मार दिया गया था और इस केस में राम निरंजन का भी नाम शामिल हुआ था। पुलिस को जब इस वारदात के बारे में पता चला तब तक राम निरंजन फरार हो चुका था। साल 2000 में भी उसने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया और पुलिस का सरदर्द बन गया। अपनी काली करतूतों से उसने इलाके में दहशत पैदा कर दी थी। जुर्म की दुनिया में राम निरंजन कोल का नाम बड़ा होता जा रहा था। वो आदिवासी कोल समाज से आता था, लिहाजा उसका रौब और दहशत देखकर उसकी जाति बिरादरी के लोग उससे डरने लगे थे और उनके इसी डर की वजह से राम निरंजन अपने आप को उनका बादशाह समझने लगा था। वो उन पर हुक्म चलाता था और जो कोई उसकी बात नहीं मानता था उसे वो मौत के घाट उतार देता था। उसने अपना नाम भी राम निरंजन से बदलकर राजा कोलंदर कर लिया था। पुलिस की फाइलों या फिर आम लोग, सभी लोग उसे राजा कोलंदर के नाम से जानने लगे थे। धीरे धीरे उसका यही नाम जुर्म की दुनिया में भी आम हो गया। हालांकि कम ही लोग उसके असली नाम से वाकिफ थे। वहीं उसकी पत्नी का असली नाम भी फूलन देवी नहीं था, बल्कि उसे ये नाम राजा कोलंदर ने शादी के बाद दिया था। आपको बता दें, राजा कोलंदर के 2 बेटे थे, जिनमें से एक लड़के का नाम उसने अदालत और दूसरे बेटे का नाम जमानत रखा था। इन दोनों नामों को रखने के पीछे की वजह थी कि वो अदालत और जमानत दोनों को ही अपनी मुट्ठी में समझता था। उसकी नजरों में कानून का कोई महत्व नहीं था। पुलिस को अब राजा कोलंदर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उसका काला चिट्ठा सामने आते ही पुलिस ने उसे और उसकी पत्नी फूलन देवी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार उन पर दबाव बनाने लगी, जिसके बाद आखिरकार राजा कोलंदर पुलिस की सख्ती के सामने टूट गया और उसने पुलिस के सामने अपना मुंह खोलने के लिए एक ऐसी शर्त रखी जो काफी अजीब थी। दरअसल उसने पुलिस से कहा कि आपको मैं तभी सारा सच बताऊंगा जब आप मुझे पीने के लिए दाल मंगवा कर देंगे। पुलिस भी इस अजीब सी डिमांड को सुनकर काफी हैरान थी। ऐसा नहीं था कि उसकी डिमांड बहुत बड़ी थी, लेकिन वो काफी वियर्ड थी। पुलिस के हाथ आज पहली बार एक सुराग लगा था और वो किसी भी तरह से इस केस को सुलझाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने राजा कोलंदर की डिमांड को पूरा कर दिया। इसके बाद उसने जो बातें पुलिस के सामने रखी, उन्हें सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। उसने पुलिस को बताया कि उसका एक ग्रुप था जो सुनसान सड़कों पर आने जाने वाली गाड़ियों को लूटकर उन्हें जान से मार देता था। अपनी पत्नी की राजनीति की आड़ में वो बहुत सारे गलत धंधे करता था, जिसमें उसका साथ उसका साला वक्शराज भी देता था। इसके अलावा एक शख्स काली प्रसाद भी उसके इस जुर्म का राजदार था। काली प्रसाद श्रीवास्तव भी इसे जुर्म करने के बाद पुलिस से बचने के तरीके बताता था। काली के बताए रास्तों की वजह से ही राजा कोलंदर लंबे समय तक पुलिस के हाथ नहीं आया, लेकिन बाद में इस सनकी दरिंदे ने काली प्रसाद की भी जान ले ली। दरअसल काली प्रसाद ने राजा कोलंदर से कुछ पैसे लिए थे जिसे वो वापस नहीं लौटा रहा था, इसलिए इसने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। राजा कोलंदर ये मानता था कि काली प्रसाद का दिमाग काफी तेज चलता था और इसलिए उसने काली को मारने के बाद उसकी खोपड़ी को फोड़ डाला और उसके अंदर की खोपड़ी के पार्ट्स को पानी में उबालकर सूप बनाया और पी लिया। राजा कोलंदर सोचता था कि ऐसा करने से उसका दिमाग भी काली प्रसाद की तरह ही तेज हो जाएगा। काली प्रसाद के अलावा उसने अपने साथ नौकरी करने वाले मोहम्मद मोइन को भी इसी तरह से मारा था। दरअसल मोइन ने राजा कोलंदर को बताया था कि उसे सम्मोहन करने की विद्या आती है। राजा कोलंदर ने मोइन के साथ भी वही किया। पहले उसकी जान ली और फिर उसके शरीर के कई अंग किए। उसके सर को भी वो अपने साथ अपने फार्म हाउस में ले गया और उसे फोड़कर सूप बनाकर पी गया। इस सनकी दरिंदे के दिमाग में ये बात घुस चुकी थी कि अगर किसी की खोपड़ी फोड़कर उसका सूप बनाकर पी लेंगे तो उसका दिमाग भी उतना ही तेज हो जाएगा। इसी तरह ये एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देता चला गया। कभी अपने सहयोगी, कभी नौकर, कभी आसपास के लोगों को मारने लगा।
अब ये इसका शौक बन चुका था। उसने अपनी जिंदगी में जितने भी लोग की जान ली थी, उन सबके शरीर से कुछ अंगों को निकाल लेता और उनको उबालता और उनका सूप बनाकर पी लेता। राजा कोलंदर को इंसान की खोपड़ी का सूप सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगता था। पुलिस जब उससे पूछती है कि उसने धीरेंद्र को जान से क्यों मारा, तब उसने जो बताया उसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। एक तरफ जहां राम निरंजन कोल उर्फ राजा कोलंदर के बयान दर्ज किए जा रहे थे, वो बोलता जा रहा था, तो वहीं पुलिस खामोशी से उसकी बातों को सुनती जा रही थी। राम निरंजन पुलिस से कहता है कि इस जुर्म की कहानी तो 1998 में ही लिखी गई थी, जब एक मामले में पत्रकार धीरेंद्र सिंह के भाई ने राजा कोलंदर को नामजद करते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। तभी से राजा कोलंदर धीरेंद्र सिंह के परिवार से दुश्मनी रखने लगा था। वहीं धीरेंद्र को भी उसके काले कारनामों के बारे में पता चल गया था और उन्होंने कई बार राजा के खिलाफ अपने अखबार में स्टोरी भी डाली थी। इस वजह से वो धीरेंद्र को भी अपना दुश्मन समझने लगा था, जिसके चलते उसने धीरेंद्र से बदला लेने का फैसला कर लिया और 14 दिसंबर को सुबह उन्हें फोन करके कहा कि क्या आप मेरे पिपरी फार्म हाउस पर आ सकते हैं, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर धीरेंद्र सिंह भी राजी हो गए, लेकिन वो पहले अपने ऑफिस गए और फिर शाम के वक्त पिपरी फार्म हाउस जाने के लिए निकल गए। जब धीरेंद्र सिंह वहां पहुंचे तो दिन ढल चुका था, सर्दियों का मौसम था। फार्म हाउस में कोलंदर के अलावा उसका एक साला यानी वक्शराज पहले से ही वहां मौजूद था। राजा कोलंदर और धीरेंद्र एक दूसरे से बात करते हैं। खाने पीने का भी यहाँ पूरा इंतजाम किया गया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो फार्म हाउस में कोई पार्टी होने वाली है। आज ठंड काफी ज्यादा थी तो राजा कोलंदर ने धीरेंद्र को फायरप्लेस में जाकर हाथ सेकने के लिए कहा। उसकी बात मानकर धीरेंद्र भी वहां बैठकर हाथ सेकने लगे, लेकिन अब जो होने वाला था उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। अचानक फार्म हाउस में गोली चलने की आवाज गूंजी। दरअसल ये गोली वक्शराज ने पीछे से आकर धीरेंद्र की पीठ पर मारी थी, जिस वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। राजा कोलंदर और उसका साला वक्शराज बॉडी को ठिकाने लगाने की तैयारी पहले ही कर चुके थे। उन दोनों ने धीरेंद्र की बॉडी को गाड़ी में डाला और उत्तर प्रदेश की सीमा पार कर मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गए, जहां उन दोनों ने पहले धीरेंद्र का सर और उसके प्राइवेट पार्ट को उसके शरीर से अलग किया, फिर धड़ को वहीं खेत में दफना दिया, जबकि सर एक पन्नी में लपेटकर रीवा के बाढ़ सागर तालाब में फेंक दिया। यही नहीं, उसके कपड़े उन्होंने एक झाड़ी में फेंक दिए। इसके बाद दोनों वहां से निकलकर वापस फार्म हाउस पर आ गए। राजा कोलंदर ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने पत्रकार धीरेंद्र सिंह की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद उनकी मोटरसाइकिल बनारस में रहने वाले अपने समधी दशरथ लाल को दी थी, जबकि धीरेंद्र के जूते वक्शराज ने रख लिए थे। अब बाकी था धीरेंद्र का मोबाइल फोन, जो खुद राजा कोलंदर ने अपने पास रख लिया था। अब पुलिस को वो हथियार बरामद करना था जिससे धीरेंद्र सिंह की जान ली गई हो, और वो सारा सामान जो कत्ल के बाद राजा कोलंदर ने ठिकाने लगाया था। पुलिस जब जांच के दौरान राजा कोलंदर और जिला पंचायत की सदस्य फूलन देवी के घर पहुंची तो वहां से उन्हें धीरेंद्र सिंह का सारा सामान मिल गया। इसी तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ वो डायरी भी लगी, जो आगे पुलिस के लिए अहम सबूत होने वाली थी। पुलिस अधिकारियों ने जब राजा कोलंदर की उस डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए तो उनके होश फाख्ता हो गए। उस डायरी में कत्ल और दरिंदगी की ऐसी दास्तान लिखी थी कि हर कोई हैरान परेशान था। कोई यकीन नहीं कर सकता था कि इंसान इतना बेदर्द भी हो सकता है। धीरेंद्र सिंह की जांच में जुटी थाना कीटगंज पुलिस को डायरी से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लोग के कत्ल की कहानी मिलती है, जो ये साबित कर रही थी कि राजा कोलंदर कितना बड़ा आदमखोर और खूनी है। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया था, क्योंकि अब ये मामला केवल एक पत्रकार को मारने का नहीं था, बल्कि पुलिस के सामने एक ऐसा दरिंदा था जो लोगों का खून करके उनके शरीर के अंग अलग कर दिया करता था, फिर मारने वाले की खोपड़ी से भेजा या शरीर के दूसरे अंग निकालकर उन्हें उबालता था और सूप बनाकर पी जाता था। उसका मानना था कि इस सूप से उसका दिमाग तेज होगा और उसे अपार शक्ति मिलेगी। सच सामने आने लगा तो पुलिस के हाथ पांव भी फूलने लगे। पुलिस ने राजा कोलंदर की निशानदेही पर अशोक कुमार, मोहन संतोष और काली प्रसाद के नरमुंड बरामद किए तो डायरी में लिखी सारी कहानी सच हो गई। पूछताछ में पता चला कि आदमखोर राजा कोलंदर ने कुल मिलाकर 14 लोगों की जान ली। वो जरा जरा सी बात पर लोग की जान ले लिया करता था, फिर उनकी खोपड़ी से भेजा निकालकर उबालता और सूप बनाकर पी जाता। वो बॉडी को अलग अलग अंगों में बांटकर जंगल या दूर दराज के सुनसान इलाकों में फेंक दिया करता था। आदमखोर राजा कोलंदर अब पुलिस की हिरासत में था, जिसके बाद 1 दिसंबर 2012 को इलाहाबाद कोर्ट ने राम निरंजन कोल और राजा कोलंदर और उसके साले वक्शराज को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजा कोलंदर के लिए ये सजा काफी थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें और ऐसी और केस फाइल्स को जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।